इस जगह तक मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, इस जगह तक पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको, राइट, कि 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन 2 कोश की अवस्था में और 2 केंद्र की अवस्था में, है ना, क्या कहा मैंने, 2 कोश की अवस्था में और 2 केंद्र की अवस्था में बाहर निकल रहा था, याद है। और 40% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर परागकण 3 कोश की अवस्था में बाहर निकलता है, याद है ना। वो जनन कोशिका जनरेटिव सेल डिवाइड होकर और 2 मेल गैमेट्स बना देती थी और एक ट्यूब सेल था ही, ठीक है। तो एक ट्यूब सेल और 2 मेल गैमेट्स थे 3 सेल्ड स्टेज के अंदर। अब जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बाहर निकला है, 2 सेल पोलन ग्रेन बाहर निकला है, राइट, उसका क्या होता है, तो जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बाहर निकला है 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसा ही होता है ना बेटा, राइट, कि 2 सेल्ड पोलन ग्रेन, जो परागकोश से पोलन ग्रेन बाहर निकलता है वो 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है। अब क्या होता है आगे का जो है परागन के पश्चात परिवर्धन। परागन के पश्चात का मतलब क्या हुआ, देखो अब ये मान के चलो कि पोलन ग्रेन बाहर निकला है ना, परागकोश के रप्चर होने से बाहर निकल गया, तो परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। आर यू गेटिंग और नॉट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। वापस से रिपीट कर रहा हूं, परागन की क्रिया क्या होती है, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर पहुंचना। तो अब मान लीजिए कि वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर पहुंच गए, तो अब तो परागन के पश्चात परिवर्तन होगा ना। याद करो हम लोगों ने डेवलपमेंट को 2 हिस्सों में पढ़ना है, एक होता है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अभी तक प्रीवियस क्लास तक जो अपन ने पढ़ा वो हम लोग परागकण का परिवर्तन पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट पढ़ रहे थे पॉलिनेशन के पहले। और पॉलिनेशन के पहले डेवलपमेंट कहां पर हो रहा था बेटा, परागकोश के अंदर ही हो रहा था। अब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहां पर होगा, तो यू नो वेरी वेल, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहां पर होगा, स्टिग्मा के ऊपर होगा। तो परागन यानी कि पॉलिनेशन के बाद नर युग्मकोद्भिद, याद है नर युग्मकोद्भिद किसको कहा था हम लोगों ने, याद करो बेटा कि 2 कोशिकाएं बन गई थी ना। ये देखो 2 कोशिकाएं जब बन जाती है, ठीक है ना, द्विकोशिकीय या द्विकेंद्र की परागकण को अपरिपक्व या आंशिक परिपक्व नर युग्मोद्भिद कहते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, यस और नो। तो वो जो पार्शियली डेवलप्ड जो था ना बेटा मेल गैमेटोफाइट, तो परागन के बाद नर युग्मोद्भिद का विकास जायांग के वर्तिकाग्र पर होता है। वर्तिकाग्र तो सभी जानते हो, वर्तिकाग्र यानी कि ये क्या चीज है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, राइट, ये क्या चीज है बेटा, स्टिग्मा, दैट इज द वर्तिकाग्र। तो परागन के बाद नर युग्मोद्भिद, परागन के बाद नर युग्मकोद्भिद, वो जो था ना 2 सेल्ड पोलन ग्रेन, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन को ही आप क्या कह रहे हो, वो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कह रहे हो, उसका डेवलपमेंट स्टिग्मा के ऊपर हो रहा है। अब मान लीजिए स्टिग्मा पे पहुंच गया, अब परागकण वर्तिकाग्र पर जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर बेटा नमी और शर्करा को अवशोषित कर लेता है। परागकण नमी और शर्करा को अवशोषित करता है, जिससे उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, नेचुरल है कि उसका आयतन बढ़ेगा। भाई कोई चीज जल को अवशोषित करेगी तो नेचुरल है कि वो फूलेगी, तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो नेचुरल है कि आयतन ऐसे बढ़ता है इस तरीके से, तो दबाव पड़ेगा और दबाव के कारण अंतःचोल यानी कि इंटाइन किसी एक जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर आ जाती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। यह सुनो, क्या कहा मैंने, दबाव पड़ा बेटा, तो दबाव पड़ने से जो इंटाइन लेयर है, दबाव पड़ने से जो इंटाइन लेयर होती है वह जर्म पोर से, जनन छिद्र के द्वारा क्या निकल जाती है, पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। याद है पहले भी मैंने बताया था कि वो जो परागकण होता है, राइट, उससे इंटाइन ही एक नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है ऐसे। ये क्या था, इंटाइन, ये क्या चीज थी बेटा, इंटाइन। इससे ये पोलन ट्यूब क्या निकल गई, बाहर निकल गई। अब पोलन ट्यूब किसको भेदती हुई, पोलन ग्रेन से निकली पोलन ट्यूब वो स्टिग्मा को भेदती हुई यानी कि वर्तिकाग्र को भेदती हुई आगे बढ़ती है। और आगे कौन सा भाग है बेटा, आगे कौन सा भाग है, स्टाइल यानी कि वर्तिका।
और स्टाइल से फिर वो कहां पर पहुंचेगी, ओवरी के अंदर। आपको मालूम है ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, बीजांड है। ओवरी के अंदर क्या है, अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, राइट। तो वहां तक फिर वो क्या करेगी, पहुंचेगी, जो हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पराग नलिका अंडाशय के अंदर स्थित जो बीजांड है उसमें प्रवेश करती है। तो देखो पराग नलिका में सबसे पहले कायिक केंद्रक प्रवेश करके इसके शीर्ष पर पहुंच जाता है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये वाली चीज, ये क्या है, पराग केंद्रक है। ये क्या चीज थी, दैट इज नलिका केंद्रक, है ना। ये नलिका केंद्रक सबसे पहले कहां पर पहुंच चुका है, पराग नलिका के टिप के ऊपर पहुंच गया है। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है। नलिका केंद्रक समझते हो, ट्यूब न्यूक्लियस, वो यहां पर सबसे पहले पराग नलिका के टिप के ऊपर पहुंच गया है ना। पराग नलिका के कहां पर पहुंचा, टिप पर। तो देखो पराग नलिका में सबसे पहले कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहो या आप क्या कहोगे बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहिए या उसको ट्यूब न्यूक्लियस कहिए, ये शीर्ष पर पहुंच गया। देखो दिख रहा है कि नहीं, क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये पोलन ट्यूब के कहां पर पहुंच चुका है बेटा, ये पोलन ट्यूब है, इसके शीर्ष के ऊपर पहुंच गया, बात खत्म, शीर्ष के ऊपर पहुंच गया। अब बाद में जनन कोशिका पराग नलिका में प्रवेश कर जाती है और उस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होने से, जनन कोशिका में माइटोसिस होने से दो नरयुग्मक बन जाते हैं। और ये दोनों नरयुग्मक कैसे होते हैं, अचल होते हैं, याद रखना, है ना, नॉन मोटाइल होते हैं, राइट। आवृत बीजी पादपों के अंदर जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो जरा देखिए क्या हुआ, ये देखो जनरेटिव सेल भी पराग नलिका में आ गई, राइट। और ये जो जनरेटिव सेल है वो अब डिवाइड कर रही है, और डिवाइड कौन से डिवीजन से कर रही है, माइटोसिस से। और आप जानते हो जब भी किसी चीज में माइटोसिस होता है तो दो रचनाएं बनती है, तो यहां पर दो मेल गैमेट्स बन जाएंगे। तो अगले डायग्राम के अंदर देखो ये क्या बन गए बेटा, दो मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस है जो कि टिप के ऊपर है। एक तो ट्यूब न्यूक्लियस और दो क्या बन गए, मेल गैमेट्स बन गए, ठीक है। तो यहां पर देखिए यह तीन कोशिकीय अवस्था, ये जो 3 सेल्ड स्टेज है, आवृत बीजियों के नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, नर युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करता है, यानी कि एंजियोस्पर्म के परिपक्व नर युग्मोद्भिद में, परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितनी कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं पाई जाती है। याद रखना ये क्या है बेटा, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, यहां पर लिख देते हैं, ये है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ये है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और ये जो 2 सेल्ड वाला था ना बेटा, ये जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन था, राइट, ये क्या था, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट था। आंशिक रूप से बना हुआ क्या था, नर युग्मोद्भिद था ये, ठीक है। ये पार्शियली डेवलप्ड था, पार्शियली डेवलप्ड क्या था बेटा, मेल गैमेटोफाइट, ये पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट था, मतलब कि आंशिक रूप से विकसित नर युग्मोद्भिद। ये परिपक्व नर युग्मोद्भिद है जो कि कितना सेल्ड है, 3 सेल्ड है, जो कि 3 सेल्ड है, क्लियर। तो देखो 3 कोशिकाएं, जिसमें एक तो क्या है, नलिका अथवा कायिक कोशिका, एक तो नलिका अथवा कायिक कोशिका, और 2 क्या है बेटा, नर युग्मक उपस्थित है। 2 तो नर युग्मक है और एक कायिक कोशिका है। संपूर्ण नर युग्मोद्भिद अत्यधिक हास्यत संरचना होती है, लेकिन यदि पूरा देखें तो नर युग्मोद्भिद एक हास्यत रचना है, रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि हम तो सबसे एडवांस्ड प्लांट्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो उनके अंदर गैमेटोफाइट कभी डेवलप थोड़ी होता है ज्यादा। तो क्या लिखा है, संपूर्ण नर युग्मोद्भिद अत्यधिक हास्यत रचना होती है जो बीजाणुद्भिद पर निर्भर करती है। हम आवृत बीजी पढ़ रहे हैं, कोई लोअर प्लांट नहीं पढ़ रहे हैं।
तो यहां पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर निर्भर करता है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। तो ये जो युग्मोद्भिद जो अपन ने बनाया ना बेटा, ये जो युग्मोद्भिद बना है ये वाला मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ये हासित है, रिड्यूस्ड है, राइट, और स्पोरोफाइट पर क्या है, डिपेंडेंट है। ये किसके ऊपर निर्भर है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्लियर कट लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, पराग नलिका के बारे में कुछ और बता दें। सबसे लंबी पराग नलिका मक्का में पाई जाती है। सबसे लंबी जो पराग नलिका है, सबसे लंबी जो पराग नलिका होती है वो मक्के में पाई जाती है। और ये जो पोलन ट्यूब है इसकी खोज किसने की, तो जीबी अमीकी करके साइंटिस्ट था। जीबी अमीकी करके साइंटिस्ट था जिन्होंने कि किसकी डिस्कवरी की, पोलन ट्यूब की डिस्कवरी की, और वो भी किसमें, एक प्लांट में जिसका कि नाम था पोर्चुलेका। एक प्लांट में की थी जिसका कि नाम क्या था, पोर्चुलेका। गॉट इट। तो मेरे ख्याल से ये सारे डायग्राम आपको क्लियर होंगे बेटा, है ना। ये क्या था, अपना पोलन ग्रेन था। ये सबसे पहला अपना पोलन ग्रेन था, है ना। फिर उसके अंदर डिवीजन हुआ तो 2 केंद्रक बने, फिर 2 कोशिकाएं बनी, है ना। ये पूरा डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया था। इज इट क्लियर और नॉट। ये पूरा के पूरा डेवलपमेंट आपको मैंने लास्ट टर्न के ऊपर पढ़ा दिया था। क्लियर। तो जो फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है ना, एक परिपक्व नर युग्मोद्भिद है, उसमें 3 कोशिका है। एक तो कायिक कोशिका है यानी कि ट्यूब या वेजिटेटिव सेल, और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हैं। 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हैं। क्लियर है। अब अपने पढ़ क्या रहे थे बेटा, यदि आपने मेरे वीडियोस को बहुत सीक्वेंसली लाइव वीडियोस में या लाइव स्ट्रीमिंग में आपने पढ़ा है मुझसे, तो आप सब जानते हैं मैं आपको पढ़ा रहा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मुख्य ध्येय हमारा क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो क्या होती है, गैमेट। तो यहाँ तक हमने आज मेल गैमेट बना दिया। हमने क्या बना दिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा और पूरा मेल गैमेट आज बना दिया। अब हमको अभी ये नहीं मालूम है कि फीमेल गैमेट कहाँ है। जब तक मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, तब तक मैं पूरा फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों, फर्टिलाइजेशन पढ़ाने के लिए मुझे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों चाहिए। तब कहीं जाकर और मैं क्या बना पाऊंगा, तब कहीं जाकर मैं क्या बना पाऊंगा, युग्मनज बना पाऊंगा, जाइगोट बना पाऊंगा। तो अब मुझे यहाँ से अब बेटा क्या पढ़ाना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी तक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा और लास्ट में मेल गैमेट्स बना दिया। ठीक है। अब ये जो डायग्राम है वो वापस आगे मुझे काम आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा है आप ये देखो, यहाँ पर देखिएगा मादा जनन अंग। मुझे अब पढ़ाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिस तरीके से आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था वो क्या था, एंड्रोशियम था, एंड्रोशियम यानी कि पुमंग। उसी तरीके से जायांग जो है वो क्या है बेटा, मादा जनन अंग है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। अब ये जो जायांग होता है, गाइनोशियम है, राइट। जायांग आप सब जान रहे हो कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसकी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, अंडप कहते हैं। यू ऑल नो, अब कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। अंडप कैसा होता है अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, ये अंडप है, ये अंडप है। ठीक है। अंडप को हम गुरु बीजाणु पर्ण कह रहे हैं, राइट। पहले ही दिन बता दिया था कि ये जो आपके सामने बना हुआ है ये अंडप है, और इसी रचना को आप क्या कह रहे हो, गुरु बीजाणु पर्ण। इसे क्या कह रहे हैं बेटा, गुरु बीजाणु पर्ण कह रहे हैं। ठीक है। अब अंडप यानी कि गुरु बीजाणु पर्ण यानी कि मेगास्पोरोफिल के 3 भाग है, यू ऑल नो। ठीक है। ये जो भाग है बेटा, स्टिग्मा है जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये वाला जो ट्यूबुलर पोर्शन दिख रहा है ये स्टाइल है, और ये वाला जो भाग है ये क्या है, ओवरी है, अंडाशय है। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दैट यू नो वेरी वेल। नाउ अंडप का स्वतंत्र सिरा जो परागकणों को ग्रहण करता है वो कौन है, वर्तिकाग्र। ये जो स्वतंत्र सिरा है ना बेटा, स्वतंत्र सिरा जो किसको ग्रहण करेगा, ये परागकणों को ग्रहण करता है ना, ये वाला, ये जो स्वतंत्र सिरा होता है ये किसको ग्रहण करता है, परागकण को, पोलन ग्रेन को ग्रहण करता है। तो ये जो इसका स्वतंत्र सिरा है
ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, अब वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? अंडाशय। इनके बीच में एक लंबी पतली नली समान रचना पाई जा रही है। देख रहे हो, लंबी पतली नली समान रचना, ये क्या होती है बेटा? वर्तिका कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और अंडप का जो आधारीय भाग है, अंडप का आधारीय भाग वो कैसा होता है? फूला हुआ होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय बोले तो क्या? ओवरी। ये ओवरी है। और याद रखना कि अंडाशय में प्लेसेंटा, अंडाशय में क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। अंडाशय के अंदर एक गद्दीनुमा रचना होती है। अंडाशय के अंदर एक गद्दीनुमा रचना होती है, उसको बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा। और उस प्लेसेंटा से एक या अनेक बीजांड जुड़े रहते हैं। राइट, मतलब इस अंडाशय के अंदर क्या स्थित है बेटा? बीजांड स्थित है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अंदर क्या स्थित है? ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया आपके सामने? बीजांड बनाया। बीजांड समझते हो? ओव्यूल। अभी आज पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर वगैरह सब आएगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, बीजांड होता है। ठीक है, नाउ ये जो बीजांड है, पहले ही दिन सीख लो कि बीजांड जो होता है उसको गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। इस बीजांड को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी कहे तो उसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। तो पूरा अंडप तो क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणुपर्ण। और इस अंडप के अंडाशय में जो बीजांड है, अंडाशय में जो बीजांड है, उसको हम क्या कह रहे हैं? गुरु बीजाणुधानी। क्या कहेंगे बेटा? गुरु बीजाणुधानी। क्यों? क्योंकि इसी गुरु बीजाणुधानी में आगे चलकर और क्या बनेगा? गुरु बीजाणु। इसी में आगे चलकर क्या बनेगा बेटा? गुरु बीजाणु बनेगा, यानी कि मेगास्पोर बनेगा। इसीलिए इसको गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो कैप्सुला होता है ना, कैप्सुला का जायंग जो होता है वो द्विअंडपी होता है। मतलब द्विअंडपी का मतलब क्या हुआ? द्विअंडपी का मतलब ये होता है, द्विअंडपी का मतलब होता है कि द्विअंडपी का मतलब है कि उसके अंदर कितने कार्पल होंगे? 2 कार्पल होंगे, बाई कार्पलरी होगा। याद रखना बेटा, कैप्सुला का जो जायंग होता है वो द्विअंडपी होता है, बाई कार्पलरी होता है और सिन कार्पस होता है। मैंने एक डीपीपी में एक दिन एक क्वेश्चन दिया था, शायद वो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। कैप्सुला का जो जायंग होता है वो द्विअंडपी होता है और साथ के साथ युक्ता अंडपी यानी कि सिन कार्पस होता है। सिन कार्पस का मतलब होता है कि दोनों अंडप आपस में क्या रहते हैं? संयुक्त रहते हैं। राइट, और कैसा होता है? एक कोष्ठी होता है। एक कोष्ठी का मतलब समझते हो? एक कोष्ठी का मतलब होता है कि अंदर केवल एक ही लोक्यूल होता है, केवल एक कोष्ठ होता है। मतलब अंडाशय के अंदर चैम्बर नहीं होते हैं बेटा, एक ही चैम्बर है, यूनिलोक्यूलर है। ठीक है, और ओवरी जो होती है वो कैसी होती है? सुपीरियर होती है। राइट, ऊर्ध्ववर्ती होती है, जो बाद में आभासी पट के कारण द्विकोष्ठी हो जाता है। जो आभासी पट के कारण क्या हो जाता है? द्विकोष्ठी हो जाता है। क्या मतलब है इसका? इस पूरी बात का ये मतलब है बेटा, इसको यूं समझिए, कैप्सुला का जो जायंग है वो मैंने कहा, कैप्सुला की यदि मैं बात करूं, आप ये तो सब जानते हैं ना, कैप्सुला किससे बिलोंग करता है? क्रूसीफेरी फैमिली से। कैप्सुला किससे बिलोंग करता है? क्रूसीफेरी फैमिली से। तो हम ये कह रहे हैं कि कैप्सुला का जो जायंग है वो कैसा है? बाई कार्पिलरी है। कंडीशन याद रखना, बाई कार्पिलरी है बेटा, मतलब द्विअंडपी। अंडपों की संख्या कितनी है? 2 है। और ये जो अंडप है वो कैसे है? संयुक्त अंडपी अवस्था है। संयुक्त अंडपी का मतलब है कि ये अंडप आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। और ओवरी कैसी है? एक कोष्ठी है बेटा, एक कोष्ठी है। एक कोष्ठी मतलब समझते हो? यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर का मतलब है ऐसी, अंदर कोई पार्टीशन नहीं है, यूनिलोक्यूलर है। और सुपीरियर होती है। और कैसी होती है? सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती समझते हो? ऊर्ध्ववर्ती का मतलब ये होता है कि ओवरी सबसे ऊपर और बाकी सब भाग ओवरी के नीचे से निकलते हैं। ओवरी सबसे ऊपर और बाकी सब भाग ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। लेकिन क्या होता है आगे चलकर? एक आभासी पट बन जाता है। एक आभासी पट, ये देखो, ये क्या चीज है? आभासी पट।
आभासी पट का मतलब होता है फॉल्स सेप्टम। और जानते हो बच्चों इस फॉल्स सेप्टम को क्या कहते हैं? रेप्लम। इस आभासी पट को हम क्या कह देते हैं? रेप्लम कह देते हैं। रेप्लम आभासी पट पाया जाता है जिसको कि हम क्या बोल देते हैं? फॉल्स सेप्टम, ये वाला, राइट। आभासी पट पाया जाता है जिसके कारण ओवरी जो होती है, जो पहले यूनिलोक्यूलर थी, वो बाद में क्या हो जाती है? बाइलोक्यूलर हो जाती है। बाइलोक्यूलर मतलब द्विकोष्ठीय। तो शायद मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, डीपीपी के अंदर, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ें। चलो, तो अभी अपने क्या पढ़ा रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कम से कम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा रहे हैं तो ये तो मालूम होना चाहिए भाई उसकी यूनिट क्या है। तो कार्पल है, कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं, अंडप कहते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या है? तो ओव्यूल है। ओव्यूल किससे संलग्न है? प्लेसेंटा से। बीजांड किससे संलग्न है? एक गड्ढीनुमा संरचना से, एक कुशनुमा रचना से, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं? प्लेसेंटा कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं और आपको मालूम है कि नीट के अंदर जो प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी के ये एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी था। 1 ओव्यूल इन व्हीट, पैडी एंड मैंगो, मतलब अंडाशय में केवल एक बीजांड, अंडाशय में केवल एक बीजांड किस किस में पाया जा रहा है बेटा? इनमें। व्हीट यानी कि गेहूं, पैडी मतलब समझते हो ना? चावल। पैडी मतलब क्या है? चावल। पैडी मतलब चावल। पैडी मतलब क्या होता है बेटा? चावल होता है। और राइट, और मैंगो में, चावल में और व्हीट में अंडाशय में केवल कितना बीजांड है? एक बीजांड है। लेकिन पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर और ऑर्किड्स के अंदर, पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर और ऑर्किड्स के अंदर, राइट, अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड, बेटा ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट जो है वो कहां से लिए गए? एनसीईआरटी से। अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड कहां पर होते हैं? एक तो पपाया के अंदर, एक वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन और ऑर्किड्स के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं एपोकार्पस गाइनोशियम। पहले तो आपको बता दूं एपोकार्पस क्या होता है। एपोकार्पस गाइनोशियम, एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? देखो, दो कंडीशन होती है, एक होती है सिनकार्पस, एक होती है एपोकार्पस, है ना? दोनों आपको आइडिया होना चाहिए, एपोकार्पस और एक मैंने क्या लिखा? सिनकार्पस गाइनोशियम। मतलब यहां पर जो है वो कैसे? वियुक्ता अंडपी है, वियुक्ता अंडपी अवस्था देखने को मिलेगी। वियुक्ता अंडपी मतलब अंडप आपस में संयुक्त नहीं होंगे बेटा। और यहां पर सिनकार्पस में क्या होता है? सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? संयुक्ता अंडपी। संयुक्ता कह दो या युक्ता अंडपी कह दीजिए, कुछ भी, संयुक्ता अंडपी। ठीक है, सीधी सी बात है। यहां पर जो कार्पल होंगे वो कैसे होते हैं? कार्पल मतलब फ्री होते हैं, कार्पल फ्री, आपस में जुड़े हुए नहीं, सिंपल सी बात है। और सिनकार्पस के अंदर कार्पल क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। यहां पर कार्पल फ्यूज्ड है, यहां पर कार्पल फ्री है। समझ में आ रहा है? यहां पर कार्पल फ्री है, यहां पर कार्पल क्या है? फ्यूज्ड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कार्पल फ्री कहां पर है ना? वियुक्ता अंडपी मतलब अंडप फ्री है। और यहां पर क्या है? ये संयुक्ता अंडपी के अंदर कार्पल क्या है? फ्यूज्ड है। ठीक है, जैसे कि रोज में, लोटस में और माइकेलिया में, रोज, लोटस और माइकेलिया में कैसे हैं? फ्री कार्पल्स हैं। और पेपेवर और हिबिस्कस के अंदर, पेपेवर समझते हो बेटा? अफीम। और हिबिस्कस समझते हो ना? गुड़हल। हिबिस्कस क्या है? गुड़हल है। और पेपेवर क्या है? पेपेवर मतलब अफीम। ठीक है, उसमें संयुक्ता अंडपी अवस्था है, राइट। और रोज में, लोटस में और माइकेलिया में एपोकार्पस अवस्था। एपोकार्पस बोले तो युक्ता अंडपी, अंडप फ्री होते हैं।
क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टिपिकल आपके सामने पिस्टल है, मतलब अंडक की संरचना बना रखी है, ठीक है, जिसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल दिख रहा है। और ओवरी किसके ऊपर विन्यासित है? थैलेमस के ऊपर। थैलेमस सब जानते हो ना, पुष्पासन। क्लियर है? ये आ गया है। आगे बढ़े, यहां पर बढ़े आगे। चलो अब बेटा यहां पर सबसे इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिससे प्रश्न की पूरी पूरी संभावना रहती है। और मैं आपको यहां पर इतना डिटेल बढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि आपकी किसी भी किताब का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, राइट? कोई भी किताब का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा दे रखा है, लेकिन उससे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो नहीं हो पाते हैं। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैं आज की क्लास में शुरू कर रहा हूं बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना पूरा पढ़ाऊंगा, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी द ओव्यूल। ओव्यूल कहां होता है? अब बहुत क्लियर है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। नाउ अंडाशय की भित्ति पर, अंडाशय की भित्ति पर एक रिज होती है ना, एक रिज समझते हो, एक उभार होता है, मतलब एक अतिवृद्धि होती है, जिसे बीजांडासन कहते हैं। क्या कहा मैंने? अंडाशय की भित्ति पर एक अतिवृद्धि होती है बेटा। अंडाशय की भित्ति पर एक अतिवृद्धि होती है, और उस अतिवृद्धि को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो अंडाशय की भित्ति पर एक आउटग्रोथ है, एक उभार है, एक अतिवृद्धि है। उस अतिवृद्धि को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। उसी प्लेसेंटा पर बीजांड लगा रहता है। क्लियर है? बीजांड लगा रहता है। ओके। नाउ प्रत्येक बीजांड एक पतले व्रंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। मतलब बीजांड प्लेसेंटा से जिस व्रंत के द्वारा जुड़ा रहता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत को फिनिकल या फिनिकुलस कहते हैं, ठीक है ना? इज इट क्लियर और नॉट? जिस व्रंत के द्वारा बीजांड किससे जुड़ा हुआ है बेटा? बीजांडासन से, यानी कि प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि ये ओवरी है और ये ओवरी है, और ये बेटा क्या है? ये अपना बीजांड है मान लीजिए, राइट? और यहां पर मान लीजिए इस जगह पर क्या? प्लेसेंटा है। तो ये क्या है? ओव्यूल है ना, ये पूरा बीजांड है। तो ये जिस व्रंत के द्वारा, ये जो है ना, ये जिस व्रंत के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा, मानो कि ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, तो जिस व्रंत के द्वारा वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, उस व्रंत को हम लोग क्या कह रहे हैं? वी कॉल इट एज फ्यूनिकल, बीजांड व्रंत। आगे चलकर डायग्राम वगैरह सब आएंगे तो क्लैरिफाई कर देंगे। अच्छा, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ता है, क्या कहा मैंने बेटा? बीजांड का वह स्थान जहां, अभी डायग्राम सब बनाएंगे ना, 5 मिनट रुकिए। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत यानी कि फिनिकल बीजांड से यानी कि ओव्यूल के मुख्य शरीर से जुड़ा रहता है, उसको नाभिका या हाइलम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? नाभिका या हाइलम कहते हैं। जैसे जैसे आ रहे हैं चीजें पढ़ते जाना है ना। पहले मैंने प्लेसेंटा पढ़ाया, प्लेसेंटा के बाद में फिनिकल आया, फिनिकल के बाद में अब क्या आ गया? हाइलम आ गया। सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बीजांड का मुख्य भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है बेटा। बीजांड का जो मुख्य शरीर है वो पैरेन्काइमेटा सेल से बना होता है ना, मतलब कि मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। और इन मृदुतक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं, ठीक है? आप इसको न्यूसेलस तो अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम है बीजांड काय कहते हैं। ऑलराइट, ये बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है बेटा। सबसे, यदि कोई मेन बॉडी यदि कोई बनी हुई है ओव्यूल की, तो किससे बनी हुई है? इसी न्यूसेलस से बनी हुई है। अब बीजांड काय बाहर से 1 या 2 आवरणों से घिरा रहता है। मतलब आप अभी जब डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर पाओगे कि जो बीजांड का जो मुख्य शरीर है वो न्यूसेलस से बना हुआ है, बीजांड काय से बना हुआ है। अब वो जो बीजांड काय के चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है,
उन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम अध्यावरण या इंटीगुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण या इंटीगुमेंट कहते हैं। अच्छा, ऐसा स्थान जहां से बीजांड वृंत तथा अध्यावरण विकसित होते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? ऐसा स्थान जहां से बीजांड वृंत और अध्यावरण विकसित होते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। तो एक और नया बिंदु आया और वो क्या है? चलाजा है। आर यू गेटिंग? वो क्या आया? चलाजा। ये सारी चीजें अभी एक डायग्राम के द्वारा सारी क्लियर कर दूंगा। एक बार देख लो इसको। निभाग के विपरीत सिरे पर, निभाग का बिल्कुल अपोजिट, यदि निभाग यहां पर है तो उसके अपोजिट सिरे पर जहां पर अध्यावरण नहीं होता, जहां पर अध्यावरण नहीं होता, राइट, तो इस स्थान पर जहां अध्यावरण नहीं होते हैं उस स्थान पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है बेटा, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। और बाइटेक्मिक बीजांड, बाइटेक्मिक क्या होता है? बाइटेक्मिक बीजांड का मतलब जिस बीजांड के ऊपर दो अध्यावरण होते हैं उसको बाइटेक्मिक कहते हैं। तो वहां पर माइक्रोपाइल जो होता है वो दो भाग होते हैं। में माइक्रोपाइल के कितने भाग होते हैं? दो भाग। बाहरी भाग जो बाह्य अध्यावरण से घिरा रहे, बाहरी भाग जो बाह्य अध्यावरण से घिरा रहे उसको तो बोलते हैं एक्सोस्टोम। और भीतरी भाग जो भीतरी अध्यावरण से घिरा रहे, भीतरी भाग जो भीतरी अध्यावरण से जुड़ा रहे उसको क्या? आंतरिक भाग जो आंतरिक अध्यावरण के बीच में स्थित हो वो क्या कहलाता है? एंडोस्टोम। ठीक है। अब बेटा एक काम करते हैं, इस पूरा जितना बताया इसको नटशेल के अंदर एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा दें पूरी बात को, क्योंकि रटना तो है नहीं अपनी क्लास के अंदर, अपने को तो पूरा के पूरा पढ़ना है। ठीक है, डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो जरा देखो बेटा, ये बनाया, देखो ध्यान से देखो, ये मैं एक बीजांड बना रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बना दिया। ये क्या बनाया? ये बीजांड है। बीजांड बोले तो ओव्यूल बनाया है मैंने। ये मैंने आपके सामने ओव्यूल यानी कि बीजांड, या मैं कह सकता हूं गुरु बीजाणुधानी आपके सामने बनाई है। ठीक है। अब देखो, बीजांड एक पतले वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। मानो कि ये प्लेसेंटा है बेटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? बीजांडासन। आर यू गेटिंग? ये वाला बीजांडासन। राइट। तो ये अपना वृंत है बेटा। ये जो चीज है ना, ये क्या चीज है? फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल मतलब बीजांड वृंत। समझ में आ गया? तो ये रहा बीजांड एक पतले वृंत द्वारा, बीजांड क्या कहा मैंने? एक पतले वृंत द्वारा किससे जुड़ा रहता है? बीजांडासन से जुड़ा रहता है। और इसको हम क्या कह देते हैं? फ्यूनिकल कह देते हैं। क्लियर? ये क्लियर है यहां तक? चलो अब आ जाओ यहां पर। ये एक स्थान देख रहे हो, ये वाला, इसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम। तो दूसरा भाग क्या था? क्या कहा था मैंने? फ्यूनिकल। बीजांड का वह स्थान, ये रहा, ये बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है। ये देखो, ये बीजांड वृंत यहां तक है ना, ये पूरा बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है। राइट। बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है, उस भाग को अपने क्या कह रहे हैं बेटा? हाइलम कह रहे हैं। तो ये नाभिका या हाइलम। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं बीजांड का जो मुख्य भाग है। बीजांड का जो मुख्य भाग है वो क्या है? बीजांड का जो मुख्य भाग है वो किससे बना हुआ है? तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो बेटा भ्रूण कोश होता है। ये तो क्या है? भ्रूण कोश है ना? आगे चलकर पढ़ाऊंगा पूरा भ्रूण कोश। लेकिन जो शेष भाग है, शेष भाग ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला, ये जो शेष भाग बचा है ये मृदुत्कीय कोशिकाओं से बना होता है और इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ये भाग मृदुत्कीय कोशिकाओं से बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है बेटा। ठीक है ना? अंदर जो उत्तक भरा हुआ है, मृदुत्कीय उत्तक जो भरा हुआ है वो क्या है? बीजांड का मुख्य भाग मृदुत्तक कोशिकाओं का बना होता है, इसको बीजांड काय कहते हैं। देखो न्यूसेलस, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बीजांड काय बाहर से, याद रखना, बीजांड काय बाहर से एक या दो अध्यावरणों से घिरा रहता है। एक या दो, जैसे मैंने दो अध्यावरण बना रखे हैं। ये जो बनाया है बेटा, ये क्या है? बाहरी अध्यावरण है। ये क्या बनाया है? बाहरी अध्यावरण। समझ में आ रहा है? और ये जो बनाया है, ये क्या बनाया है बेटा? भीतरी अध्यावरण। ये भीतरी अध्यावरण बनाया है। तो बताओ, इस सुरक्षात्मक आवरण है कि नहीं है? न्यूसेलस के चारों तरफ दो सुरक्षात्मक आवरण है। ठीक है।
चलो अब ध्यान से देखना, ऐसा स्थान जहां बीजांड व्रंत तथा अध्यावरण विकसित होते हैं, राइट। ये देखो कौन कौन से बीजांड व्रंत और अध्यावरण जहां से विकसित होते हैं, मतलब ये वाला जो भाग है बेटा, इसको क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं, निभाग कहते हैं इस भाग को। ये वाला जो भाग है ना, राइट, या यूं भी कह सकता हूं कि फ्यूनिकल और अध्यावरण का जो जंक्शन है, फ्यूनिकल और अध्यावरण का जो जंक्शन है, वहां पर फ्यूनिकल और अध्यावरण का जो जंक्शन है वहां पर क्या विकसित है, यहां पर निभाग है। यहां पर क्या है, निभाग है। और निभाग के बिल्कुल अपोजिट, निभाग का बिल्कुल अपोजिट कौन, ये चलाजा है। निभाग का बिल्कुल अपोजिट भाग वो कौन सा हुआ, ये वाला बेटा, ये वाला। तो यहां पर एक छेद दिख रहा है, ये वाला देख रहे हो, इसको जानते हो क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल बोले तो बीजांड द्वार, राइट, और बीजांड द्वार आपको दिख रहा है। अब बायोटेक्निक ओव्यूल में माइक्रोपाइल के दो भाग है, आप देख रहे हो माइक्रोपाइल के दो भाग कैसे, जरा गौर कीजिएगा, माइक्रोपाइल के दो भाग कैसे हैं बेटा, वो देखना। एक भाग तो यहां पर गौर करो, एक भाग तो यहां पर गौर कीजिए, ये वाला भाग, एक भाग तो यहां पर ये गौर करो, और दूसरा भाग जो है वो यहां पर इस पे गौर कीजिए, ये वाला माइक्रोपाइल है। लेकिन माइक्रोपाइल के भी दो भाग है। बताओ माइक्रोपाइल का जो बाहरी भाग है, देखो माइक्रोपाइल के दो भाग है, बाहरी भाग जो बाह्य अध्यावरण के द्वारा घिरा हुआ है, जिसको मैंने इस पर्पल कलर से शो कर रखा है, बताओ वो क्या कहलाएगा, एग्जोस्टोम। वो क्या कहलाएगा, एग्जोस्टोम। तो ये वाला जो भाग है ना बेटा, ये वाला, इसको क्या कहेंगे हम, एग्जोस्टोम कहेंगे। ये वाला, ये जो बता रखा है एग्जोस्टोम, ये वाला जो भाग है वो क्या है, एग्जोस्टोम है। और भीतर वाला भाग जो किसके द्वारा घिरा हुआ है, भीतरी अध्यावरण के द्वारा घिरा हुआ, ये वाला, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे एंडोस्टोम, इसको कहेंगे एंडोस्टोम। आर यू गेटिंग? तो अभी तक आपने यहां पर क्या क्या पढ़ लिया है, देखो प्लेसेंटा आपने पढ़ लिया, फ्यूनिकल आपने पढ़ लिया है, ये फ्यूनिकल आपने पढ़ लिया है, हाइलम आप पढ़ चुके हैं, न्यूसेलस यानी कि बीजांड काय ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। निभाग आपने पढ़ लिया, और निभाग के अपोजिट जो भाग है जिसको कि अपने क्या बोल रहे हैं, दैट इज माइक्रोपाइल, ये भी आपने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर। अभी ओव्यूल पूरा नहीं पढ़ा है मैंने, ओव्यूल का केवल एक भाग पढ़ा है ना। एनसीईआरटी में बस इतना ही दे रखा है, एनसीईआरटी में इससे भी और कम दे रखा है, राइट। लेकिन अपने इससे ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। अब आंतरिक भाग जो आंतरिक अध्यावरण के बीच में स्थित होता है, एंडोस्टोम दिख रहा है। अरे भाई बेटा, ये यहां पर ये भाग ध्यान दो, ऐसा माइक्रोपाइल का वह भाग जो आंतरिक अध्यावरण से घिरा हुआ है, माइक्रोपाइल का वह भाग जो आंतरिक अध्यावरणों से घिरा हुआ है, वह क्या कहलाएगा, एंडोस्टोम। और माइक्रोपाइल का वह भाग जो बाह्य अध्यावरण से घिरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, एग्जोस्टोम कहेंगे। आर यू गेटिंग? यहां तक क्लियर है। अब फ्यूनिकुलस बोले तो बीजांड ग्रंथ। फ्यूनिकुलस कभी कभी प्लेसेंटा से, फ्यूनिकुलस से या कभी कभी प्लेसेंटा से कुछ तंतु जुड़े होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में इसकी जानकारी नहीं दे रखी है। फ्यूनिकुलस से या तो फ्यूनिकुलस से या कभी कभी प्लेसेंटा से कुछ तंतु जुड़े रहते हैं, और इन तंतुओं को हम ऑब्ट्यूरेटर्स कहते हैं। उन तंतु को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स कहते हैं। अब मन में फिर प्रश्न उठता है कि ऑब्ट्यूरेटर्स क्या है। तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं ना बेटा, ये पराग नलिका को अंडाशय में माइक्रोपाइल की तरफ निर्देशित करने का कार्य करते हैं। ऊपर से जो पोलन ट्यूब आ रही है, वो पोलन ट्यूब क्लियर, देखो बेटा एक चीज याद रखना, ऑब्ट्यूरेटर्स, ध्यान रखिएगा, ऑब्ट्यूरेटर्स पराग नलिका को अंडाशय में माइक्रोपाइल की ओर निर्देशित करने का काम करती है। समझने की कोशिश कीजिए, किसको मालूम नहीं है, पोलन ट्यूब को ये नहीं मालूम है बेटा कि उसको कहां एंटर करना है। समझ रहे हो? ऐसे समझाऊं मैं आपको, ये मान लीजिए कि ये अपना माइक्रोपाइल है, समझो, आ रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा? ऐसे समझिए ये चीज, ये माइक्रोपाइल है ना, ये माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है ना, यहां से ऐसे एंटर करती है,
ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है। तो पोलन ट्यूब को थोड़ी मालूम है कि उसको माइक्रोपाइल से अंदर प्रवेश करना है। तो एक्चुअली ऑब्ट्यूरेटर्स जो होते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स जो होते हैं बेटा, वो पराग नलिका को दिशा निर्देश देते हैं, वो गाइड करते हैं कि भैया आओ और माइक्रोपाइल से एंटर करो, माइक्रोपाइल से एंटर करो। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, बीजांडवंत में संवहन उत्तक, बीजांडवंत में संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं जो कि प्लेसेंटा से भोज्य पदार्थ बीजांड को पहुंचाते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? ये देखो यहां पर क्या था, याद है यहां पर क्या था? ये बीजांडवंत था। तो मैं ये कह रहा हूं कि बीजांडवंत के अंदर क्या स्थित है? संवहन उत्तक स्थित है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है बेटा। वहां पर क्या स्थित है? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। और वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्लेसेंटा से, यहां पर क्या है? प्लेसेंटा है। यहां पर क्या चीज है? प्लेसेंटा है, राइट? यहां पर प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से भोज्य पदार्थ को बीजांड तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा बेटा? अंदर बीजांडवंत के अंदर संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक बोले तो वेस्कुलर टिश्यू, और संवहन उत्तक का काम क्या होता है? संवहन करना। तो वो जो संवहन करते हैं तो क्या होता है कि ये बीजांड के पास में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा? तो बीजांड के पास में जो भोज्य पदार्थ न्यूट्रिशन पहुंचेगा वो प्लेसेंटा से बीजांड के पास में कैसे पहुंचेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर क्या है? संवहन उत्तक है, बीजांड ग्रंथ के अंदर संवहन उत्तक है। क्लियर? वो ये काम करेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? तो यहां तक आज मैंने यहां तक पढ़ा दिया है आपको। इसके आगे का जो भाग है बेटा, यहां पर इसके आगे का जो भाग है ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया है, कल वापस से पूरी संरचना आएगी बेटा, चिंता मत करो। जब तक पूरा एक एक शब्द समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग आपको यहां से लीव नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग? तो मैंने आज क्या पढ़ा दिया? प्लेसेंटा पढ़ाया, मैंने आपको फ्यूनिकल यानी कि बीजांड रंध्र पढ़ाया, हाइलम पढ़ाया, और क्या है? न्यूसेलस बीजांड काय पढ़ाया, एक निभाग यानी कि चलासा वाला भाग पढ़ाया, एक बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल पढ़ाया, और बीजांड काय उत्तक को, न्यूसेलस उत्तक को घेरे हुए जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है जिनको कि हमने अध्यावरण कहा है ना, यानी कि इंटीगुमेंट्स कहा, वो इंटीगुमेंट्स, दो इंटीगुमेंट्स थे, एक बाह्य अध्यावरण और एक भीतरी अध्यावरण, वो भी अपन ने पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि भाई जो फ्यूनिकल है उसके अंदर संवहन उत्तक है जो कि प्लेसेंटा से पोषक पदार्थों को लेकर और किसको देता है? पोषक पदार्थों को लेकर किसको प्रदान करता है? बीजांड को प्रदान करता है। यह भी आज की क्लास में आपने देखा। और साथ के साथ मैंने यह भी पढ़ाया कि फ्यूनिकल से बीजांड से या प्लेसेंटा से कुछ तंतु क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं, और वो ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। और वो ऑब्ट्यूरेटर पराग नलिका को ये दिशा निर्देश देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि पोलन ट्यूब किसकी तरफ बढ़े? माइक्रोपाइल की तरफ बढ़े और भीतर क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए। इज इट क्लियर नॉट? ओके, सो थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही।